हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आपकी डिमांड पर आज मैं लेके आई हूं आपके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। ठीक है, ये जो 2015 का पेपर है, ये 2015 में हुआ था। पेपर फर्स्ट है, ये कक्षा पहली से 5वीं वाला है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र CDP का है। तो चलिए हम आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करके देखेंगे कि हमने जो टॉपिक कर लिए हैं उन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सीटेट 2015 के क्वेश्चन है। ये सीटेट 2015 में पूछे गए थे जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे। 2019 तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे और 2019 के बाद 2-3 सालों तक सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए और फिर से अब की बार सीटेट ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेने जा रहा है जो 20 अगस्त को होने वाला है। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे बिना समय बर्बाद किए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है और हर एक ऑप्शन को पढ़ के और फिर ही हम टिक करेंगे, नहीं तो कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं और जो भी सीटेट क्या करता है, सारे ऑप्शन हमें सही नज़र आते हैं लेकिन हमें सीटेट में बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। तो कई बार हम जल्दबाजी में हमें सही लगता है उस पर हम टिक कर देते हैं। इस गलती से बचने के लिए हम पहले 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर उसमें से बेस्ट आंसर को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए क्या है सर्वाधिक सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश बिल्कुल सही है, प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो टीचर है, टीचर का भी इम्पोर्टेंस होती है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, सिर्फ माता पिता और पेरेंट्स का कार्य नहीं है, टीचर भी अहम योगदान देता है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में। कक्षा का नियंत्रित परिवेश बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम क्लासरूम को पूर्णतः कंट्रोल में रखें तो इससे भी बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश भी, हम पूरी तरह अपने अंडर में अगर क्लासरूम को रखते हैं, बच्चों को उनके भावों और विचारों को बोलने का मौका नहीं दे रहे, तो बच्चे का संवेगात्मक विकास नहीं हो सकता। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है कि एक शिक्षक को कक्षा में ऐसा प्रजातांत्रिक परिवेश क्रिएट करना चाहिए जिससे हर बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 पर आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। नहीं है पूछा है। खुले अंत वाले प्रश्न बिल्कुल ये होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इससे हम बच्चे के, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ के बच्चे का जो रचनात्मक है आकलन कर सकते हैं। दूसरा है परियोजना मेथड, प्रोजेक्ट दे के भी बच्चों का हम रचनात्मक आकलन जांच सकते हैं। अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन से भी जांच सकते हैं। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है ये स्टिक नहीं बैठ रहा, ये नहीं की कैटेगरी में आएगा। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, अगर हमने विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित कर दिया तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे की रचनात्मकता का हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। तो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन तीसरा, इसमें आगे बढ़ जाएंगे हम। एक प्रभावशाली अध्यापिका के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा टीचर होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए। पुस्तक से प्रश्नों को उत्तर लिखाने पर बल देना, कि सारा दिन टीचर सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखवा रही है, बच्चों से लिखते रहो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्ति अधिगम पर ध्यान देना, कि ग्रुप एक्टिविटी को टीचर नकार रही है, सिर्फ एक बच्चे पर ध्यान दे रही है, व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान दे रही है, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि कई बार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ग्रुप एक्टिविटी भी करवानी पड़ती है अगर भीड़ भड़ाके वाली कक्षा है तो। ठीक है, और तो हर कक्षा में सूटेबल नहीं होता कि हर व्यक्तिगत की हर एक बच्चे पर पर्सनली, ठीक है, अधिगम करवाया जा सके। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना,
अगर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अध्यापिका उन्हें इग्नोर कर रही है, अनदेखी कर रही है, तो ये एक अच्छी अध्यापिका नहीं हो सकती। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। प्रत्येक बच्चे से अगर वो टीचर कनेक्टेड रहती है, सभी को रिमीडियल टीचिंग करवाती है, एवरेज के हिसाब से स्टडी करवाती है, तो वो अध्यापिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक प्रभावशाली अध्यापिका। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, आगे बढ़ जाएंगे। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है कि बच्चे को अच्छे से लर्निंग करवा सके। ठीक है, उसके लिए कक्ष में हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। कैसा? इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे कुछ कथनों में से कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति बिल्कुल करेंगे, बच्चों को मोटिवेशन देंगे जो वो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना। बिल्कुल जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं, विकलांग है, पिछड़े हैं, मंदबुद्धि है, हर बच्चे को टीचर स्वीकार करेगा। अध्यापक का सकारात्मक रुख, बिल्कुल अध्यापक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो नहीं पूछा है, तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना जरूरी नहीं है कि ठीक है निरकुशवादी कक्ष बन जाएगा ये। तो फिर अगर अध्यापकों के अनुसार ही बच्चे सारे काम कर रहे हैं तो उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो प्रतिभा है, वो कैसे बाहर आएगी। तो हाँ, बिल्कुल अध्यापकों का कहना तो बच्चों को मानना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन जो अध्यापक कह रहा है वही बच्चा काम करे। तो नेक्स्ट है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ठीक है, सारा काम बच्चों को उनकी मर्जी के हिसाब से, उनकी रुचि के हिसाब से, रेडीनेस के हिसाब से भी काम करने देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है पूछा है। ठीक है, तो ये जो है लिंग वाला हमारा जो चैप्टर है, जो सीटेट के दोनों पेपर में लगता है, उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 52 से 53 दिन और है। 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होना है, हर चीज़ का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लड़के तो बाहर का काम ही करते हैं ज़्यादातर, अगर भारतीय संस्कृति में देखें तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लड़कों को साइंस पढ़ाओ और लड़कियों को होम साइंस पढ़ाओ। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कियां बिल्कुल घर के काम में सहायता करती ही नहीं, जबकि हम भारतीय कल्चर की बात करें तो ज़्यादातर घर वाला काम लड़कियां ही करती है। तो कौन सा है जो जेंडर बायस से ग्रसित नहीं है, वो ऑप्शन हम चूज करेंगे यहाँ कि लड़कों को घर के कार्यों में भी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ ये जो आंसर है ये जेंडर बायस से ग्रसित नहीं है कि जो लड़के हैं, ठीक है, भगवान ने दोनों जेंडर को सेम बनाया है। ठीक है, दिखने में अलग है हो सकते हैं, लेकिन लड़के भी क्या है, घर का काम कर सकते हैं, घर के कार्यों में सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट है आगे, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। ठीक है, कि क्या है, बच्चा इमेजेस है जो, ठीक है, दर्पण छवि है, उनको गलत लिखता है। इस प्रकार का बच्चा क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के बिल्कुल हो सकती है, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के, अधिगम में समस्या के। अब हमें देखो यहाँ चारों ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं कि उसे लर्निंग में असुविधा हो रही है, कठिनाई भी आ रही है, प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा सेकंड वाला कि अधिगम में कोई ना कोई बच्चे के डिसऑर्डर है, या तो बच्चे के डिसलेक्सिया है, या डिसग्राफिया है, या डिसकैलकुलिया है। कोई ऐसा डिसऑर्डर ज़रूर है जिसके कारण बच्चा क्या है, इमेजेस है, ठीक है, मिरर इमेजेस है जैसी गलतियों को दोबारा गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई बच्चे के डिसऑर्डर है, चाहे वो मेंटली है या फिजिकली है, कुछ भी डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, डिसऑर्डर वाली कक्षा में पढ़ेंगे हम बच्चे के, जहाँ पर पिछड़े बालक है, विकलांग बालक है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये राइट ऑप्शन इसका दूसरे वाला रहेगा कि बच्चा क्या है, लर्निंग में डिसऑर्डर फेस कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कि सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए विद्यार्थियों के।
सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, तो ये सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो दिखने में हमें चारों आंसर जो है वो ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। क्या है कि जो शिक्षार्थी की जो सक्रिय सहभागिता है, ठीक है, एक्टिव रेडीनेस है, उसमें शामिल करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा नंबर 3 रहेगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सिर्फ अध्यापक इस पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे कि बच्चे सब कुछ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, सिर्फ उनको मार्क्स देना है या अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना है या भाषाई कौशल सिखाना है कि बच्चे को पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखा दिया, लेकिन बच्चा क्या है, समाज में है, समाज का हिस्सा है, वो एक्टिव नहीं रह रहा। तो फिर अगर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग सीखता है, बच्चा करके सीखता है, अगर बच्चा एक्टिव लर्नर नहीं बनेगा तो वो क्या है, ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट है नंबर 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है, कि अगर हम टीचर के एंगल से देखें तो प्रतिभाशीलता क्या होती है। नंबर 1 ऑप्शन है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता। नंबर 2 है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता। तो दूसरा ऑप्शन है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, ठीक है। तीसरा है उच्च योग्यता होनी चाहिए, उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च वचनबद्धता होना चाहिए। चौथा है उच्च क्षमता होनी चाहिए, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। तो इसका जो अगर हम टीचर के एंगल से देखें तो पहला ऑप्शन सही रहेगा कि बच्चे में क्या है, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, हाईली क्रिएटिव होना चाहिए और हाईली अपने वचनों पर बंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो हमारा NCF है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो 2005 के अनुसार जो गलतियां हैं, जो एरर है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस कारण महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ऑप्शन में से छांटेंगे। नंबर 1 क्या कहता है कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कि इसका काम सिर्फ यही है कि विद्यार्थी अगर गलतियां कर रहे हैं तो बच्चों को या तो हम फेल कर देंगे या पास कर देंगे। NCF नहीं बताता ये चीज़, और यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध करवाती है, बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में मदद करती है, बिल्कुल ये जो नंबर 3 है ये सही ऑप्शन रहेगा। यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाती है, जिससे अगर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चे गलतियां ज़्यादा करते हैं, इससे हम बच्चों को हाफ स्थान पर बांट सकते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये होगा नंबर 3, क्योंकि यह बच्चे किसी भी टॉपिक पर क्या अंतर्दृष्टि रखते हैं ये उपलब्ध करवाती है, और बच्चे के सामने अगर कोई समस्या आएगी, अगर वो समाधान करेगा तो बच्चे उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, गलतियां ये पहचान करवाती है बच्चे को, ठीक है, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। हम ये चिंतन भाषा और चिंतन वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला है अनुकूल चिंतन, दूसरा है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है अभिसारी चिंतन। तो बॉक्स से हटके सोचना, ठीक है, किससे जुड़ेगा, अपसारी चिंतन से, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है ये, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये मैं प्रीवियस ईयर वीडियो में करवा चुकी हूँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। इसमें बच्चा क्या है, जो लॉजिक दिए हुए लॉजिक और प्लस अपने खुद के लॉजिक लगा के प्लस अपने ऐड करके और इससे समस्या का समाधान करता है। दिए गए तथ्यों से और अपने तथ्यों को जोड़कर बच्चा समस्या का समाधान करता है। एक ये बॉक्स है, बच्चे को बॉक्स में कोई समस्या दी गई है और इस बॉक्स से बच्चा बाहर निकल के इन चीज़ों पर भी अगर अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाता है तो वो होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। और डी से डिनोट कर लेना, डी से डायरेक्शंस में सोचना, यानी बॉक्स से बाहर निकल कर सोचना, सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही नहीं। अगर बच्चे को तथ्य दिए गए 2 × 5 तो बच्चे को पता है ये 10 होता है, यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, खुद की तरफ से कोई भी आंकड़े नहीं लगाए, सिर्फ जो निष्कर्ष दिए गए हैं, जो डाटा दिया गया है बच्चे को, उसी के आधार पर बच्चे ने समस्या का समाधान किया।
तो ये होती है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन से जुड़ता है क्योंकि यहाँ बच्चे ने कोई भी चीज़, ठीक है, अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं की। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाएंगे, जो सीटेट 2015 में पूछे गए थे। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रैक्टिस सेट के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।